गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो की सहायता से मैं क्लास 9th बिहार बोर्ड के संस्कृत स्टूडेंट के बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगा। इसके पूर्व वीडियो में मैंने बहुत सारे अध्यायों को पढ़ाया था और आज आप लोगों को मैं अध्याय 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी गई कहानी भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के विषय में मैं पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो नालंदा को जानने से पहले हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री इनके बारे में जान लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 जिला सारण बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और इनके पिता फारसी और संस्कृत के बहुत बड़े जानकार वो थे। राजेंद्र प्रसाद जी को पहलवानी और घुड़सवारी करने का वो शौक था। इन दिनों शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी, घुड़सवारी वगैरह की। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ से वे 8वें दर्जे में रखे गए। वार्षिक परीक्षा में वो फर्स्ट डिवीज़न पास किए थे। स्कूल के प्रधान उनके मार्क्स इतने खुश हुए कि उनको दोहरी प्रोन्नति दिए। दोहरी प्रोन्नति का मतलब कि उनको 8 के बाद 9th नाथ भेज करके 10 क्लास उनको भेजा गया। सन 1902 से वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास किए। इसके बाद उन्होंने IA, BA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। 1911 में कलकत्ता में वकील बने वो। 1916 में जब पटना में उच्च न्यायालय बने, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। तब पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई, तब वो वकालत करने के लिए कलकत्ता छोड़ पटना चले आए। राजेंद्र प्रसाद जो क्या होते काफ़ी उनका उत्कृष्ट जीवन रहा, क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर वो सुशोभित रहे थे। जब संविधान सभा का बात चला तो संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। कलकत्ता से छात्र जीवन में ही ये बंग भंग आंदोलन में सम्मिलित हुए। 1905 ईस्वी बंगाल आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन हुआ था। इस बंग भंग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी। बिहार टाइम्स के संपादक भी रहे हैं। महेश नारायण सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी और 28 फरवरी सन 1963 में उनका निधन हो गया। और अपने निधन के साथ ही इन्होंने अपनी इस अध्याय को छोड़ के जिन्होंने भारत के पुरातन विद्यापीठ नालंदा का वो भूरी भूरी प्रशंसा करते कि नालंदा हमारे भारत के इतिहास का वो ऐसा स्वर्णिम काल का स्वर्णिम विश्वविद्यालय था जहाँ विश्व के कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। अपने अध्याय की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि नालंदा हमारे इतिहास का अत्यंत आकर्षक नाम है, क्योंकि इस नालंदा का जो कमल, जो सुरभि, जो पुष्प की सुगंध थी वो एशिया तक ही नहीं पूरे यूरोप तक फैली हुई थी। ज्ञान का यहाँ जो ज्ञान जो दिया था जाति से को छोड़ करके दिया जाता था। उज्जवल दृष्टांत यहाँ देख सकते हैं। पर्वतों और पहाड़ों के तक पार भी इसकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। प्राचीन मगध की राजधानी व्यावहार 5 पर्वतों में बसी गिरिब्रज और राजगृह के स्थान में थी। मगध की पहले राजधानी हुआ करती थी राजगृह या फिर गिरिब्रज, जिसको आज राजगीर के नाम से जानते हैं। और बाद में कालांतर में मगध की राजधानी बनी पाटलिपुत्र। तो वर्तमान नालंदा उसी राजगृह में तप्त कुंडों के पास बसा हुआ है, जैसा आप लोग देखे भी होंगे। नालंदा में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय से भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय नालंदा में पारिवारिकों का आम्रवन था। उस समय नालंदा में बहुत सारे आम्रवन आम के बगीचे थे और जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा जो क्या होते में भगवान महावीर स्वामी और मैकलीपुत्र गौसाल की भेंट यहाँ पर हुई थी। सूत्रकृतांग जैन धर्मग्रंथ सूत्रकृतांग के अनुसार नालंदा में एक धनी व्यक्ति लेप ने धन शैया आसन रस सुवर्ण से भगवान बुद्ध का उन्होंने स्वागत किया था।
तिब्बत के महान इतिहासकार लांबा तारा, लांबा जानते हैं, जो बौद्ध धर्म के जो बड़े विद्वान होते उनको लांबा कहा था। जिस प्रकार हिंदुओं में पंडित, मुसलमानों में मौलवी कहा जाता, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के बड़े महात्माओं को लांबा कहा जाता। तो तिब्बत के रहने वाले लांबा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। और सारिपुत्र, आप जब बौद्ध धर्म को जानेंगे तो उसमें सारिपुत्र एक महान व्यक्ति थे। राजा अशोक ने यहाँ एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इसी प्रकार नालंदा प्राचीन अशोक से भी संबंधित है। यहाँ पर वो 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा भारत आए थे, नालंदा आए थे और उन्होंने सारिपुत्र के जन्म का, परिनिर्वाण का अद्भुत दर्शन किए। नालंदा का अभ्युदय का उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री वानचांग भारत आए थे और उन्होंने बताया था कि उस समय नालंदा अपने उज्जवल प्रकाष्ठा पर वो था। नालंदा के नाम के पीछे कथा है, वो इसलिए नाम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को पूर्व जन्म में यहाँ पर तृप्ति नहीं मिली थी, इसलिए इसका नाम पड़ा नालंदा, न अलदा नालंदा, जिसे पूर्ण तृप्ति नहीं बौद्ध धर्म के अनुसार इसकी मान्यता मानी जाती है। वो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ था, क्योंकि राजा का संरक्षण तो था लेकिन वहाँ पे वहाँ के लोगों ने दान दिया था जमीन में। उसके बाद इसका विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि आरंभ में 500 व्यापारियों के दान से यहाँ पर जमीन खरीद करके भगवान बुद्ध को दान की थी। और वानचांग के समय नालंदा एक विश्वविद्यालय बन चुका था और उस समय यहाँ पर 6 बड़े बड़े विहार का मतलब समझते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर मठ थे, 6 मठ। और 8वीं शताब्दी में राजा यशोवर्मन का जब शिलालेख पढ़ा जाता तो उसे पता चलता है कि इसकी इतनी ऊंचे ऊंचे विहार बनाए गए थे, इनकी अट्टालिकाएं इतनी ऊंची ऊंची थी कि मानो आकाश को वो छू रहे हों। नालंदा के आसपास बहुत सारे तालाब थे और तालाबों में नीले नीले जल में लाल लाल कमल तैरते रहते थे, जो कि इनकी सुंदरता में चार चांद लगाती रहती थी। ये तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम मतलब मठ होते, लेकिन उन मठों में नालंदा एक महान मठ था। ऐसा इतिशंग अपने जो क्या होते हैं अपनी यात्रा वृतांत में वर्णन करते हैं। इतिशंग कहते हैं कि जब वो आए तो उस समय 300 बड़े बड़े कमरे थे नालंदा में और 800 मंडप बने हुए थे। जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की नालंदा विश्वविद्यालय के तो इसका वर्णन का पता चलता है कि ये वर्णन मिथ्या नहीं है, ये शाश्वतः सत्य है। यह आर्थिक दृष्टि से नालंदा के आचार्य और विद्यार्थी को निश्चिंत बना दिया गया था। जो भी दान स्वरूप पैसे आते थे, खास करके 500 गांवों का जो दान आता था, जो इनकम होती थी, वो नालंदा को समर्पित कर दी जाती थी। नालंदा के छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, 3 राज्यों ने नालंदा निर्माण नृत्य व्यवस्था पर्याप्त किया। बंगाल के माँ धर्मपाल देव और देवपाल ताम्रपत्र की मूर्ति खुदवाए पता चलती कि वो अपने राज्य का एक बहुत बड़ा आय का हिस्सा नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया करते थे। विदेशों के साथ भी नालंदा का बहुत अच्छा संबंध रहा और इसका वर्णन हमें कई ताम्रपत्रों से प्राप्त हमको चलता। सुमात्रा यानी स्वर्णद्वीप के राजा शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट बालपुत्र के पास अपना दूत भेजकर ये प्रार्थना की थी कि 500 गांव का दान नालंदा को उनकी ओर से दिया जाए। उनको इच्छा थी कि वो अपने 500 गांवों के आई हुई जो भी आय होगी उसको नालंदा को दान स्वरूप वो देंगे। यहाँ उन गांवों के प्रज्ञा परिमिता निर्माण, वृक्षों के चीवर यानी वस्त्र, भोजन, चिकित्सा, शयन आदि पर खर्च किया जाता था। वो संयोग से बचा उदाहरण है विदेशों में नालंदा की अमिट छां। नालंदा महाविहार बहुसंख्यक भूखंड भी था और यहाँ बहुत से मिट्टी की मुद्राएं नालंदा से प्राप्त हुई। जब इसका खनन किया गया तो उस जमाने की बहुत सारी मिट्टी की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। वो उसे पढ़कर पता चलता है कि यहाँ छात्रों का दैनिक जीवन में सर्वाधिक सफलता थी। मूलतः इनको 5 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पहला था व्याकरण, जिससे उनको भाषा का ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा तर्कशास्त्र, जिसे विद्यार्थी तर्क बुद्धि अपनी बातों को सौटी पर परख सकें। तीसरा चिकित्सा शास्त्र, जिसे सीखकर बच्चे जो क्या दूसरे को निरोग बना सकें। चौथा शल्य विद्या, जिसे वस्तुओं को बनाना सीखें, ठीक है ना।
और पांचवा इनको व्यावहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता के लिए इनको सिखाया जाता था। 5 प्रकार की शिक्षाएं इनको दी जाती थी। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र को उसमें सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। योग शास्त्र जो कि अभी योग के सबसे बड़े गुरु बाबा रामदेव जी माने जाते। तो जाने में योग के सबसे बड़े गुरु उस समय नालंदा में थे आचार्य शीलभद्र जी। उनसे पहले धर्मपाल संस्था के कुलपति का मतलब प्रिंसिपल होते। बाद में शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्त्रीमती, गुणमती आदि जो क्या होते वानचांग के समकालीन थे। जब वानचांग अपने देश लौट रहे तो उस समय भारतीयों मित्रों के साथ उनका वैसा घनिष्ठ संबंध रहा जैसा वानचांग नालंदा से विदा होते आचार्य रह जाने को अनुरोध किया था। जब वानचांग भारत से लौट करके जा रहे थे तब आचार्य शीलभद्र जो क्या होते उनसे भारत रुक जाने की विनती करते हैं। तब वानचांग उनसे कहते हैं कि यह देश भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, इसलिए इस भूमि से लगाव होना असंभव है, इसलिए इस भूमि को छोड़ के जाना संभव नहीं। इसके प्रति सभी में आस्था है, लेकिन मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि मैं जिस महान धर्म की खोज के लिए मैं आया हूँ मैं उस खोज को मैं पूरा करूँ और जो ज्ञान मैंने यहाँ से सीखा उस ज्ञान को मैं चीन में जा कर के फैलाऊँ ताकि मेरे चीनी भाइयों का भी लाभ हो सके, उसके ज्ञान का वर्धन हो सके। अब यहाँ से वापस जाने की मेरी इच्छा नहीं है कि इच्छा यह है कि मैंने जो यहाँ से पढ़ा सुना है मैं दूसरों को बताऊँ और उसका अनुवाद अपनी चीनी भाषा में कर करके ये इस बौद्ध साहित्य को पूरे चाइना में फैलाऊँ। और इस तरह शीलभद्र ने सरलता साथ कहा कि तुम्हारे विचार बिल्कुल बौद्धों की तरह हैं, तुम जाओ और अपने विचारों को फैलाओ, तुम्हारी भावनाओं की पूर्ति होगी। नालंदा के विद्वान विदेशों में जा करके भी अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट छत्रोंग छंगम्पो जो कि 1630 ईस्वी में अपने देश से भारतीय लिपि में ज्ञान प्रसार करने के लिए यहाँ पर विद्यमान थोम्सी संभोट को नालंदा भेजा। अब थोम्सी संभोट जब नालंदा आए तो नालंदा के ज्ञान को सीखे और सीख करके जब वो तिब्बत लौटे तो तिब्बती भाषा में सारे ज्ञान को ट्रांसलेट किया, जिसने आचार्य देवबिंद सिंह के चरणों में बैठ करके बौद्ध साहित्य की दीक्षा प्राप्त की। 8वीं शताब्दी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर तिब्बत देश गए और नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्यार्थी तिब्बती भाषा सीखकर बहुत साहित्यों का तिब्बत और संस्कृत भाषा में भी अनुवाद किए और इस प्रकार तिब्बत देश को जो क्या होते हैं धीरे धीरे जो निवासियों को बौद्ध धर्म दीक्षित कर दिया और आज वर्तमान समय तिब्बत जो होता कि बहुत बहुल क्षेत्र वहाँ पर से बौद्धिस्ट ही मिलेंगे। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने सबसे पहले 1749 में तिब्बत में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, बौद्ध मंदिर की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव जो कि 1749 ईस्वी में, आचार्य दीपशंकर श्री ज्ञानातीश जी 980 का नाम उल्लेखनीय। साहित्य और दर्शन कहते नालंदा कला का केंद्र भी था जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया और पूरे जो क्या एशिया पर भी डाला है। नालंदा में कांसा की मूर्ति बहुत सुंदर प्राप्त हुई है। वो विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति जो नालंदा से प्रभावित है। नालंदा स्वर्णिम उन्नति का एक ऐसा फल है जिसे हर कोई चखना चाहता है। यह शिल्प विद्या, शब्द विद्या, दर्शन ये सब यहाँ पर पढ़ाए जाते थे और हमारी अभिलाषा ऐसी होती है कि भूतकाल की इस प्रबंध शिक्षा को ले और कला साहित्य को हम लोग और आगे बढ़ा करके केंद्र नालंदा को पुनः स्थापित करें। जो नालंदा इतिहास में कहीं खो गया उस नालंदा को फिर से हम गौरवान्वित करें, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस अध्याय का प्रश्नोत्तर कराऊंगा।